हेलो बच्चों। अभी तक के लेक्चर्स में हमने असाइनमेंट प्रॉब्लम्स के स्टेप्स को अच्छे से समझ लिया है और अब हमें अच्छे से पता है कि असाइनमेंट्स में रो रिडक्शन क्या होता है, कॉलम रिडक्शन क्या होता है और कैसे हमने जॉब्स को असाइन करना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पर हम चलते हैं। असाइनमेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक कंडीशंस का सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे कौन से कंडीशंस है और अगर इन कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं होता है तो उस केस में क्या करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। Now condition number 1, number of jobs is equal to number of machines और workers। इसका मतलब हमारे पास जितने जॉब्स है उतने वर्कर्स होने चाहिए, या फिर आप कह सकते हो हमारे पास जितने मशीन्स है, जितने जॉब्स है उतने वर्कर्स होने चाहिए। इन अदर वर्ड्स यहाँ पर एक और बात कही जा सकती है, दैट इज़ नंबर ऑफ रोज मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, इसी को आप बैलेंस्ड प्रॉब्लम भी कह सकते हो या फिर कहा जा सकता है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये वर्ड्स इसलिए बता रहा हूँ ताकि ऑब्जेक्टिव में अगर इसमें पूछा जाए तो आपको आंसर पता रहेगा। कई बार ये वर्ड्स को ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछा जाता है। नाउ द फर्स्ट कंडीशन, नंबर ऑफ जॉब्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ मशीन्स और वर्कर्स, या फिर सिंपल वर्ड्स में आपने याद रखना है कि जितने नंबर ऑफ रोज है उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में 4 जॉब्स है, दैट इज़ 4 कॉलम्स एंड 4 वर्कर्स है, 1 2 3 4। तो इस क्वेश्चन को क्या कहा जाएगा? बैलेंस्ड क्वेश्चन कहा जाएगा, बैलेंस्ड प्रॉब्लम कहा जाएगा, जब नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल होते हैं। इस क्वेश्चन में भी आप देख सकते हो कि 4 वर्कर्स है, 1 2 3 4 एंड 4 जॉब्स आर अवेलेबल। अगेन ये क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है? ये बैलेंस्ड क्वेश्चन है, वेयर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ये एक एग्जांपल आप देख सकते हो जिसमें 5 रोज है एंड 5 कॉलम्स भी है। ओके, तो ये भी बैलेंस्ड प्रॉब्लम है, या फिर आप इसे स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हो ना। इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हो तो ये अनबैलेंस्ड सीक्वेंसिंग असाइनमेंट प्रॉब्लम है। यहाँ पर 3 जॉब्स है, ए बी सी एंड 4 मैन, M1 M2 M3 M4। यहाँ पर क्या हो गया? 3 रोज एंड 4 कॉलम्स आ गए। तो इस क्वेश्चन को क्या कहा जाएगा? अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम कहा जाएगा। ओके, चलिए, तो प्रॉब्लम अगर अनबैलेंस्ड होता है तो उसे कैसे सॉल्व करना है वो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। इस पर हम आगे बात करते हैं। तो कंडीशन नंबर 1 हमारे लिए क्या है? नंबर ऑफ जॉब्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ मशीन्स और वर्कर्स। ना सेकेंड कंडीशन हमारे लिए होगी ईच वर्कर और मशीन इज असाइन टू ओनली 1 जॉब। हर एक वर्कर को एक ही काम दिया जाएगा, हर एक मशीन पर एक ही काम चलेगा। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक ही वर्कर को एट द सेम टाइम मल्टीपल वर्क दोगे तो वो कोई भी काम ठीक से कर नहीं पाएगा। तो किसी भी वर्कर को एक टाइम पे आपने एक ही काम देना है, और सिमिलर रूल अप्लाई होगा मशीन के लिए। एक मशीन पर एक टाइम पे एक ही काम चलेगा। अगर उसको आप मल्टीपल काम दोगे तो नहीं हो पाएगा। वैसे ऐसे बहुत सारे मशीनरीज है जो मल्टीपल वर्क एक साथ कर लेते हैं, उनके लिए असाइनमेंट प्रॉब्लम सुटेबल नहीं रहेंगे। जिस तरीके से हम सीख रहे हैं अभी, हम उन मशीनरीज़ की बात कर रहे हैं जिन मशीन्स पर सिर्फ एक टाइम पे एक ही जॉब हो सकता है। ठीक है, अगर कोई मशीन ऐसी है जिस पर मल्टीपल जॉब्स हो सकते हैं एट द सेम टाइम, वो वाला असाइनमेंट का पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है, तो हमें उसके बारे में डिस्कस भी नहीं करना है। अभी बस इतना समझ लीजिए आपके सिलेबस में कौन सा पार्ट है। तो वही असाइनमेंट प्रॉब्लम जहाँ पर एक मशीन पर एक ही जॉब चल रहा है, एक वर्कर को एक ही टाइप का काम मिल रहा है, वैसे। नेक्स्ट कंडीशन नंबर 3, ईच वर्कर और मशीन इज इंडिपेंडेंटली कैपेबल ऑफ हैंडलिंग एनी जॉब। हर एक वर्कर या फिर हर एक मशीन इंडिपेंडेंटली किसी भी जॉब को परफॉर्म कर सकती है। इसका मतलब हर एक वर्कर एक टाइप से ऑलराउंडर है, आप ऐसा कह सकते हो। तो आप किसी भी वर्कर को कोई भी काम दे दो वो कर सकता है, जैसे कि अभी तक के असाइनमेंट प्रॉब्लम से हमने वैसे ही देखा है। ये एग्जाम्पल देख लो। अब वर्कर 1
ये J1 जॉब भी कर सकता है, J2 भी कर सकता है, J3 भी कर सकता है, J4 भी कर सकता है, करेक्ट। सो अगर हम इसको J1 जॉब देते हैं तो 62 कॉस्ट आएगी। वर्कर 1 को अगर हमने J2 दिया तो 63 कॉस्ट आएगी। J3 देते तो 50, J4 दिया तो 72। सो हर एक वर्कर हर एक जॉब को परफॉर्म कर सकता है, या फिर हर एक मशीनरी पर हर एक जॉब परफॉर्म हो सकता है। ये एजम्पशन के साथ हम इन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अगेन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होगा ज़रूरी नहीं है। उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए वो हम आज के सेशन में या फिर नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4, ऑब्जेक्टिव ऑफ द असाइनमेंट इज़ क्लियरली स्पेसिफाइड, मिनिमाइजिंग कॉस्ट और मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। देखिए अभी तक जो हमने असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व किए थे उन सब में हमारा जो पर्पस था वो था मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, मिनिमाइजेशन ऑफ टाइम, मिनिमाइजेशन ऑफ पेनल्टीज़, मिनिमाइजेशन ऑफ लॉसेस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन कई बार हमारा पर्पस मिनिमाइजेशन नहीं होता है, कभी कभी हमारा पर्पस मैक्सिमाइजेशन का भी हो सकता है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आपका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्न करना, तो ऑब्वियसली आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की कोशिश करोगे। अगर आपसे सेल्स की बात की जाए तो आप सेल्स को मैक्सिमाइज करोगे, मार्क्स मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो जहाँ पर मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होगा वहाँ पर असाइनमेंट प्रॉब्लम्स में हमें स्टेप्स में कुछ मॉडिफिकेशन करने होते हैं, ठीक है। असाइनमेंट प्रॉब्लम्स के लिए जो हम अभी जो स्टेप्स सीखे हैं वो मिनिमाइजेशन के लिए वर्क करते हैं। जब भी मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम हम सीखेंगे वो सबसे लास्ट पार्ट रहेगा इस चैप्टर का, इस यूनिट का, इस एक्सरसाइज का। सो वहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए क्या करना होता है। अभी बस इतना समझ लीजिए कि आपको असाइनमेंट पता होनी चाहिए कि आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके असाइनमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, मिनिमाइजेशन है या मैक्सिमाइजेशन है। जैसे कि आप किसी भी क्वेश्चन को देख लेते हो ना तो आपको उस क्वेश्चन में बताया जाता है कि आपको करना क्या है। देखिए इस क्वेश्चन में कहा है कि ऑब्जेक्टिव इज़ टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट। सो आप कोई भी प्रॉब्लम ले लेना उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्लियरली बताया जाता है। बहुत ही कम प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव को क्लियरली डिफाइन नहीं करता है, ओके। यहाँ पर भी देखिए इस एग्जाम्पल में कहा है हाउ शुड द मैनेजर ऑफ द स्टोर असाइन द जॉब टू द वर्कर्स सो एज टू मिनिमाइज द टोटल टाइम, ठीक है। सो मिनिमाइजेशन एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, मैक्सिमाइजेशन आपको प्रॉफिट में सेल्स में मिल जाएगा, ठीक है। मैक्सिमाइजेशन के सिचुएशन में क्या करना है वो हम बाद में डिस्कस करने वाला है। चलिए तो ये हमारे 4 कंडीशंस थे। इन कंडीशंस को आपने आपकी बुक में कॉपी कर लेना है, ठीक है। इस पर आपको एग्जाम में कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए तो आज के सेशन में हमें बात करनी है कंडीशन नंबर 1। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई, ये कंडीशन अगर किसी प्रॉब्लम में सेटिस्फाई नहीं हो रही तो क्या करें, और कंडीशन नंबर 2 अगर ये भी कंडीशन नंबर 2 नहीं, कंडीशन नंबर 3 अगर सेटिस्फाई नहीं होती तो क्या करना है, इन पर हम आज के सेशन में बात करेंगे। चलिए तो आपके सिलेबस में आप देखोगे कुछ स्पेशल केसेस को कवर किया गया है, स्पेशल केसेस ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम्स, जिसमें से जो फर्स्ट केस है वो है अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था। बैलेंस्ड प्रॉब्लम क्या होता है, वेयर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड प्रॉब्लम कहते हैं। लेकिन नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स अगर है तो इसे क्या कहा जाता है, अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम कहा जाता है। सो एन अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम इज वन in which the number of resources is not equal to number of activities. The cost matrix of an assignment problem is not a square matrix. Now अब इस unbalanced problem को अगर आपको solve करना है तो आपको एक step करनी होगी, that is adding dummy resources. In simple words मैं अगर कहूँ तो dummy row या dummy column को add कर देना। इसका मतलब मान लीजिए कि आपके पास number of rows है 3 and number of columns है 4। तो अब आपको क्या करना है, एक रो कम पड़ रही है
इसलिए आपको एक डमी रो ऐड कर देना है, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ कि डमी रो ऐड करना इसका मतलब क्या होता है। अभी बस इतना समझ लीजिए कि जो कम है आपको उसको बढ़ाना है। अगर रो कम होती तो रो को बढ़ा देना, कॉलम कम है तो आपको कॉलम को बढ़ा देना है। और उस डमी रो या डमी कॉलम में आपने ज़ीरो वैल्यूज़ को पुटअप करना है, ठीक है। सो डमी है इसका मतलब क्या है, नकली है। हम बस एक एज्यूम कर रहे हैं कि एक एडिशनल एक्टिविटी या एडिशनल रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है और उस एक्टिविटी और रिसोर्सेज की वैल्यू क्या रहेगी, ज़ीरो रहेगी। एक प्रॉब्लम हम कर लेते हैं, उससे आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिलेगी कि एग्जैक्टली करना क्या होता है। तो देखिए टेक्स्ट बुक का पेज 115, इस पर एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 1, अ डिपार्टमेंटल हेड हैज़ 4 सबऑर्डिनेट्स एंड 3 टास्क टू परफॉर्म। द सबऑर्डिनेट्स डिफर इन एफिशिएंसी। तो डिपार्टमेंटल हेड है और उस हेड के पास 4 सबऑर्डिनेट्स है। इन सबऑर्डिनेट्स की जो इफ़िशेंसी है वो अलग अलग है। एस्टिमेटेड टाइम फॉर दैट टास्क would take to perform each given in the matrix below. How should the task be allotted so as to minimize the total man hours? चलिए तो जॉब 3 जॉब्स ए बी सी एंड मैन M1 M2 M3 M4। तो अभी हम इस क्वेश्चन में देख पा रहे कि ये अनबैलेंस प्रॉब्लम है क्योंकि नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो हमें लिखना होगा स्टार्टिंग में सिंस number of rows 3 not equal to number of columns, this problem is unbalanced, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने इसमें 4 है। We will add a dummy row। हमें इसमें क्या करना होगा, एक डमी रो ऐड करनी पड़ेगी। अ डमी रो विथ 0 वैल्यूज। चलिए देखते हैं। अब एक नया टेबल हम बना लेते हैं। M1 M2 M3 M4 A B C और एक डमी रो ऐड करना है जिसे आप डमी लिख सकते हो या फिर सिंपली अगर आपने उसको डी लिखा तो भी चल जाएगा, ओके। एग्जामिनर को पता चल जाता है कि डी का मतलब यहाँ पे क्या है, डमी है, ओके। सो 7 2 6 3 3 7 5 4 5 4 3 7, ओके। नाउ डमी रो के लिए आपको वैल्यूज़ क्या लेना है, 0 वैल्यूज़। चलिए तो हमने क्या किया, अब इसमें डमी रो ऐड कर दी ताकि ये प्रॉब्लम बैलेंस बन जाए। जितने नंबर ऑफ कॉलम से उतने ही नंबर ऑफ रोज़ हमें मिले। नेक्स्ट स्टेप हमारे लिए क्या होगी, रो रिडक्शन की होगी। अब एक और बात, हमें इस क्वेश्चन में कॉलम रिडक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली क्योंकि ऑलरेडी हर एक कॉलम में 0 आ चुका है। तो रो रिडक्शन से ही हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो रो रिडक्शन, फर्स्ट रो की स्मॉलेस्ट वैल्यू इसमें कितनी है, 2। हर एक वैल्यू से हम 2 सब्ट्रैक्ट कर देते, तो 5 0 4 1। सेकेंड रो की स्मॉलेस्ट वैल्यू 3 है, सब्ट्रैक्ट कर दो, 0 4 2 1। थर्ड रो की स्मॉलेस्ट वैल्यू 3, सब में से सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 1 0 4 एंड लास्ट रो एज इट इज़, ठीक है। एज इट इज़ इसलिए लिखा क्योंकि लास्ट रो की स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 है और 0 में से 0 ही माइनस करने वाले तो सेम रहेगा। चलिए अब असाइनमेंट कर लेते हैं ना। फर्स्ट रो सिंगल 0 मिल गया, यस, असाइन कर दिया, कॉलम कैंसल। सेकेंड रो
ओके, सेकेंड रो में यस सिंगल ज़ीरो असाइनमेंट और कॉलम कैंसिल। थर्ड रो देखिए सिंगल ज़ीरो असाइनमेंट कॉलम कैंसिल। और अब फाइनल रो आप देख सकते हो, लास्ट रो में वैसे 4 ज़ीरो थे जिसमें से 3 ज़ीरो पहले ही कैंसिल आउट हो चुके हैं। अब हमारे पास एक ही ज़ीरो बाकी है, असाइन करके कॉलम कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। हमारे पास 4 जॉब्स थे, 4 असाइनमेंट्स भी आ चुके हैं। ठीक है, तो जॉब, मैन, और हमारे पास यहाँ पर क्या अवेलेबल था, टाइम। ठीक है, टाइम। सो जॉब ए बी सी, डमी का आप लिख भी सकते हो और अगर नहीं लिखा तो भी चल जाता है। वैसे डमी के लिए आपकी कॉस्ट क्या ही रहने वाली है, ज़ीरो रहने वाली। तो आपने डमी को लिखो या मत लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो जॉब ए किसे दिया गया, यहाँ पे हम देख सकते हैं M2 को मिला है। सेकेंड जॉब बी किसे मिला है, यहाँ पे हम देख सकते हैं M1 को। एंड तीसरा जो जॉब है वो किसे मिला है, M3 के लिए। चलिए, तो M2 ये कॉस्ट है, M1 यहाँ पर और M3 यहाँ पर। सॉरी, कॉस्ट नहीं, टाइम की बात चल रही। टाइम मिनट्स में है या आवर्स में है? चलिए, टोटल मैन आवर्स में। सो 2, 3 एंड 3, 8 आवर्स। ओके, सो अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम्स हमने समझ लिए। नेक्स्ट जो आज के सेशन में हमें देखना है वो मैक्सिमाइजेशन तो नहीं देखना हमें। आज हम पढ़ने वाले हैं रिस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम्स। ओके, अच्छा, रिस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम किससे बिलोंग करता है, जो कंडीशन नंबर 3 हमने देखी थी। कंडीशन नंबर 3, कंडीशन 3 में क्या कहा गया था, चलो एक बार देख लेते हैं। कंडीशन 3 कह रही थी ईच वर्कर और मशीन इज इंडिपेंडेंटली कैपेबल ऑफ हैंडलिंग एनी जॉब। मतलब आप किसी भी वर्कर को कोई भी जॉब दो वो परफॉर्म कर सकता है। इन अदर वर्ड्स वर्कर ऑलराउंडर है। पर अब क्वेश्चन ये है कि क्या हो अगर कोई वर्कर ऑलराउंडर नहीं है, तो इसका मतलब कोई पर्टिकुलर जॉब हम किसी वर्कर को नहीं दे सकते। हो सकता है ऐसा, मल्टीपल रीज़न हो सकता है। ओके, जैसे कि हो सकता है कि पर्टिकुलर एक एक्स नाम का वर्कर है जिसे कोई तो भी स्पेसिफिक मशीन है, उसे कैसे हैंडल करना है उसका नॉलेज ही नहीं, उसके पास उस स्किल ही नहीं है। तो आप चाहे कुछ भी कर लो, वो जॉब उसे असाइन करके कोई फ़ायदा होगा ही नहीं। ठीक है, सो ऐसे प्रॉब्लम्स को कहा जाता है रिस्ट्रिक्टेड प्रॉब्लम्स। इन प्रॉब्लम्स को कहा जाता है रिस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम्स। एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग रिस्ट्रिक्शन, जहाँ पर असाइनमेंट करने में आपको रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती है। और ये रिस्ट्रिक्शन क्यों हो सकता है, उसकी क्या रीज़न है, पर्सनल रीज़न हो सकता है, टेक्निकल रीज़न हो सकता है, लीगल हो सकता है, या और कुछ भी हो सकता है। सो वॉट एवर इट में भी, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ रीज़न्स है जिनकी वजह से हम वो प्रॉब्लम किसी स्पेसिफिक पर्सन को, मशीन को असाइन नहीं कर पा रहे, तो उसे रिस्ट्रिक्टेड प्रॉब्लम कहा जाता है। ऐसे केस में क्या किया जाता है, असाइनमेंट तो आप कर नहीं सकते, तो ऑब्वियसली वहाँ पे कॉस्ट अवेलेबल नहीं होती है। तो सिंपली या तो आप डैश लिख सकते हो या फिर वहाँ पर आप इन्फिनिटी की साइन लगा सकते हो। दोनों में से एक ऑप्शन आपके पास होता है। ठीक है, या तो आप सिंपली डैश का साइन लगा देना या फिर इन्फिनिटी की कॉस्ट लगा देना। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, रिस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम्स।
पेज नंबर 117 पर एग्जाम्पल नंबर 3. 3 new machines M1, M2, M3 are to be installed in a machine shop. 3 machines को हमें इंस्टॉल करना है. There are 4 vacant places A, B, C, D. Due to limited space, machine M2 cannot be placed at B. लिमिटेड स्पेस है जिसकी वजह से हम M2 मशीन को B प्लेस पर फिट नहीं कर सकते. देखिए तो हमारे पास 3 मशीन्स है M1, M2, M3 और इन 3 मशीन को फिट करने के लिए हमारे पास 4 प्लेसेस अवेलेबल है. कौन से तो A, B, C, D ये 4 प्लेसेस अवेलेबल है. तो हम इन 3 मशीन को ये 4 प्लेसेस में कहीं पर भी लगा सकते हैं, एक्सेप्ट M2 को हम B लोकेशन पर नहीं लगा सकते. ये रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर आ गया. ठीक है, तो देखते कॉस्ट मैट्रिक्स हमें क्या दिया गया है इन 100 रुपीज़ इज एज फॉलोज. देखिए M1 मशीन को अगर हम A प्लेस पर लगाते हैं तो कॉस्ट आएगी 13 रुपीज़ इन 100 है, इसका मतलब 1300. M1 मशीन अगर B प्लेस पर लगाई जाती है तो 1000 दैट इज़ 1000. C पर लगाते हैं तो 12, D पर लगाए तो 11. M2 मशीन अगर हम A प्लेस पर लगाते हैं तो 15. B प्लेस के बारे में ऑलरेडी हमें स्टार्टिंग में ही कहा गया था कि यहाँ पर हम B प्लेस पर नहीं लगा सकते, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कॉस्ट अवेलेबल है ही नहीं. तो आप क्या कर सकते हो, इस डैश को एज इट इज़ रखो या फिर इन्फिनिटी का साइन लगा देना. मैं प्रेफर करता हूँ इन्फिनिटी के साइन को यूज़ करना, इसका रीज़न आपको आगे पता चल जाएगा. नेक्स्ट है 13, 20 एंड एज यूजुअल डिटरमिन ऑप्टिमम असाइनमेंट शेड्यूल. अब देखिए इस क्वेश्चन में 2 प्रॉब्लम्स है, 2 स्पेशल केसेस कवर हो रही. जैसे कि आप ऑब्जर्व कर सकते हो नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पर कितने हैं 1, 2, 3, 4 एंड नंबर ऑफ रोज 1, 2, 3. So number of rows are 3, number of columns are 4. This problem is unbalanced problem. So first step हमारे लिए क्या होगी, इस प्रॉब्लम को हमें फर्स्ट स्टेप बैलेंस करना होगा. ओके चलिए वो सेंटेंस क्या लिखना आपको पता है, याद रखो. सिंस नंबर ऑफ रोज 3 not equal to number of columns, this problem is unbalanced. To make it balanced, we will add a dummy row with 0 values. ठीक है, चलिए अब जो न्यू टेबल रहेगा, जो न्यू मैट्रिक्स है उसे हमें लिख देना है. M1, M2, M4 M3 और डमी के लिए आप डायरेक्टली डमी लिख सकते हो या फिर M4 भी लिख सकते हो. ओके सो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि आपने क्या लिखना है. तो M4 यहाँ पे तो ओरिजिनल क्वेश्चन में नहीं है, आप आंसर में लिख रहे हो, एग्जामिनर को पता चल जाता है कि ये आपने डमी एज्यूम किया है. 13, 10, 12, 11, 15. अब यहाँ पर डैश की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, इन्फिनिटी के साइन. ठीक है, जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है वहाँ पे इन्फिनिटी की साइन यूज़ करना है. इन्फिनिटी साइन लगाने का बेनिफिट ये होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस पोजीशन पर आप असाइनमेंट कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि असाइनमेंट हमेशा कहाँ पर होती है, जहाँ पे मिनिमम कॉस्ट होती है वहाँ पर होती है, और इन्फिनिटी मतलब बहुत ही बड़ी वैल्यू होगी, तो यहाँ पर असाइनमेंट होने का तो सवाल ही नहीं बनता है. इन्फिनिटी में आप कुछ भी ऐड करो इन्फिनिटी ही मिलेगा, इन्फिनिटी से आप कुछ माइनस करो तब भी इन्फिनिटी ही बचता है. राइट, सो 15 इन्फिनिटी, 13 20, 5 7 10 6 और डमी के लिए हम क्या लेंगे 0 वैल्यूज.
चलिए, तो फर्स्ट स्टेप हमारे लिए क्या रहेगी, रो रिडक्शन। अगेन इस क्वेश्चन में भी हमें कॉलम रिडक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि हर एक कॉलम में ऑलरेडी एक ज़ीरो अवेलेबल है। तो रो रिडक्शन कर लेते हैं। फर्स्ट रो की स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 10। तो सब में से 10 सब्ट्रैक्ट कर दो। 13 माइनस 10 किया तो 3, यहाँ पर 0 2 1। सेकेंड रो की स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है, 13। 13 माइनस कर दिया हर एक इसमें से, तो 2 इन्फिनिटी 0 और 7। थर्ड रो की स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है, 5। तो हर एक वैल्यू से 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 0 2 5 1। चलिए, और लास्ट रो एज इट इज़। अब हम असाइनमेंट कर लेते हैं। फर्स्ट रो सिंगल ज़ीरो है, यस, असाइन कर लिया, कॉलम कैंसिल। सेकेंड रो में हम देखते सिंगल ज़ीरो मिला, यस, असाइनमेंट एंड कॉलम कैंसिल। थर्ड रो सिंगल ज़ीरो है, यस, असाइनमेंट कॉलम कैंसिल। एंड फाइनल लास्ट रो पर आप देख सकते हो अगेन सिंगल ज़ीरो, असाइनमेंट करके कॉलम को कैंसिल कर देना। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास 4 प्लेसेस थे, 4 मशीन्स थे और 4 असाइनमेंट्स आ चुके हैं। M1 M2 M3। तो M1 के लिए क्या रहा, सेकेंड प्लेस, मतलब B। M2 के लिए थर्ड प्लेस है, इसका मतलब C। एंड M3 के लिए फर्स्ट प्लेस है, इसका मतलब A। डमी के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, डमी का लिखना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि वैसे भी टाइम कॉस्ट जो भी है वो ज़ीरो ही रहने वाला है। ओके, सो यहाँ पर देखते हैं B C और A कितना आ गया, 10 13 एंड 5। चलिए, तो टोटल कॉस्ट 28। ये रही। चलिए, अब एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ और फिर एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में। चलिए, क्वेश्चन पेज नंबर 119 से क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं। So for new machines M1, M2, M3, M4 are to be installed in a machine shop। 4 मशीन को इंस्टॉल करना है। There are 5 vacant places A, B, C, D and E available। Because of limited space, machine M2 cannot be placed at C and M3 cannot be placed at A। So M2 को आप C पर नहीं लगा सकते, M3 को आप A पर नहीं लगा सकते। कॉस्ट मैट्रिक्स हमें आगे दिया है। चलिए, अब देखिए, ये पूरा डिटेल सेंटेंस भी अगर यहाँ पर नहीं दिया होता तो भी हम इस टेबल को देखकर ही पता कर सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शन कहाँ पर है। कहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है, यस, करेक्ट, जहाँ पर आपको डैश दिखाई दे रहा है वो रिस्ट्रिक्शन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ओके, फाइंड ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल। तो एग्ज़ाम में अगर ऐसा होता है कि शायद सेंटेंस में कुछ नहीं कहा है रिस्ट्रिक्शन के बारे में, लेकिन यहाँ पर डैश दिया है, तो आपने समझ लेना कि डैश रिस्ट्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और आप यहाँ पे क्या करोगे, इन्फिनिटी वैल्यू ऐड कर लोगे। चलिए, तो ये प्रॉब्लम भी अनबैलेंस प्रॉब्लम है। अब मैं वो डिटेल सेंटेंस नहीं लिखता हूँ, आप कॉपी कर लेना, मैं डिक्टेट करता हूँ। आप क्या लिखोगे, सिंस नंबर ऑफ रोज ब्रैकेट में लिखो 4 इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ब्रैकेट में लिख देना 5। वी विल ऐड, सॉरी, दिस प्रॉब्लम इज़ अनबैलेंस्ड
टू मेक इट बैलेंस्ड वी विल ऐड अ डमी रो विद ज़ीरो वैल्यूज़. सो जो लास्ट प्रॉब्लम में हमने लिखा था वही कॉपी कर लेना है और कुछ नहीं है. बस नंबर ऑफ़ मशीन्स 4 है एंड नंबर ऑफ़ प्लेसेस 5 है. ओके चलिए तो नया टेबल में यहाँ पे लिख देता हूँ. 4 6 10 5 6 7 4 infinity 5 4 infinity 6 9 6 2 9 3 7 2 3 और फाइनली डमी के लिए 0 वैल्यूज. ओके रो रिडक्शन. फर्स्ट रो स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 4. तो सब में से 4 अगर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, चलिए तो क्या आएगा 0 2 6 1 2. सेकेंड रो स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है 4. सो 3 0 इन्फिनिटी 1 0. थर्ड रो स्मॉलेस्ट वैल्यू 2. सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इन्फिनिटी देन 4 7 4 0. फोर्थ रो स्मॉलेस्ट वैल्यू 2. 2 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 7 1 5 0 1 एंड लास्ट रो एज इट इज. चलिए अब असाइनमेंट कर लेते हैं. फर्स्ट रो सिंगल ज़ीरो. अच्छा याद रखो कॉलम रिडक्शन हमने नहीं किया क्योंकि हर एक कॉलम में ऑलरेडी 0 है. तो फर्स्ट रो सिंगल 0 मिल गया. असाइनमेंट कॉलम कैंसिल. सेकेंड रो सिंगल 0 नहीं है तो असाइनमेंट नहीं हो पाएगी. थर्ड रो में सिंगल 0 यस कॉलम कैंसिल. फोर्थ रो में हम देख सकते हैं यहाँ पे सिंगल 0 है कॉलम कैंसिल. लास्ट रो में डबल 0 तो असाइनमेंट नहीं हो पाएगी. चलिए तो ऑल रोज हमने चेक कर लिए, कॉलम्स को चेक कर लेते हैं. अब जो कैंसिल आउट कॉलम है उन्हें छोड़ देना. सेकेंड कॉलम में आप देख सकते हो डबल 0 यहाँ पर असाइनमेंट नहीं होगी. थर्ड कॉलम में सिंगल 0 हमें यहाँ पे दिख रहा है. असाइनमेंट हमने कर दिया. अब कॉलम चेक अगर हम कर रहे हैं तो क्या होगा, रो कैंसिल आउट की जाएगी. चलिए अब हमारे पास बस एक ही 0 बाकी है लास्ट 0. इस वजह से अब आप रो कैंसिल करो कॉलम कैंसिल करो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. तो हमारे सारे असाइनमेंट यहाँ पर आ चुके हैं 1 2 3 4 5. तो फर्स्ट जो मशीन है M1 उसके लिए कौन सा जॉब मिला है, ए जॉब. सेकेंड मशीन के लिए कौन सा मिला है, सॉरी जॉब नहीं प्लेस की बात करेंगे तो सेकेंड के लिए कौन सा मिला है, सेकेंड ही मिला है मतलब B+. थर्ड मशीन के लिए मिला है यहाँ पे लास्ट E. ओके ये वाला. फोर्थ मशीन जो थी हमारी उसके लिए फोर्थ प्लेस मतलब ये वाली प्लेस. और डमी के लिए थर्ड. डमी तो वैसे भी हमारे पास है ही नहीं तो इग्नोर कर सकते हैं. सो M1 M2 M3 M4. सो M1 के लिए A आ गया, M2 के लिए B, M3 के लिए लास्ट E एंड M4 D. So for M1 4, M2 4, M3 2, M4 2. Total cost 12. चलिए तो यहाँ पर हमारा ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया. अब आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा, सिमिलर क्वेश्चन जो आपको इसी पेज पर मिलेगा, पेज 119 पर. क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है ये क्वेश्चन नंबर 6 ये आपको होमवर्क करना है. इसका टेबल ये रहा तो आप इसे सॉल्व कर लेना. बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसा अभी हमने सॉल्व किया था सेम वैसा ही है.